हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन क्लास 10th के लिए कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन शुरू कर रहे हैं। तो आप जो है पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अपन जो है वो साइंस और केमिस्ट्री के अंदर लंबी दूरी जो है वो इस चैनल पर तय करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना उसको नहीं भूलें। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। लाइट। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत है सूर्य। अब सूर्य का काम एनर्जी देना है। पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु जो है उससे एनर्जी जो है वो ग्रहण करते हैं। अब सूर्य का और दूसरा काम क्या है? तो सूर्य जो है वो प्रकाशमान बनाता है, प्रकाशित करता है वस्तुओं को। अब प्रकाश कौन सी चीज़ है? सूर्य से आने वाली किरणें। जब सूर्य नहीं होता है अपने को कुछ दिखाई नहीं देता, सूर्य होता है तो अपने को बहुत कुछ दिखाई देता है। यानी यदि अपन ने अंधेरे कमरे में लाइट बंद कर दी या लाइट चली गई तो अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि एक चीज़ गायब हो गई। जो बल्ब के जलने से जो रोशनी उत्पन्न हो रही थी, जिसको अपन प्रकाश कह रहे हैं, वो गायब हो गई। अपनी आंखें भी है, वो वस्तु भी है जिसको अपन देखना चाहते हैं। दोनों मौजूद है लेकिन प्रकाश मौजूद नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो प्रकाश का क्या काम हुआ? प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी अपनी आंखों और वस्तु के बीच में एक माध्यम का कार्य करता है, जिसके कारण वस्तुएं अपने को दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाने वाला माध्यम। प्रकाश कहलाता है। जो वस्तु और आंखों के बीच में उपस्थित है तो वस्तुएं अपने को दिखाई देंगी, यदि नहीं है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये तो बात हुई प्रकाश की। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, ड्यूअल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति। अब दोहरी प्रकृति का मतलब है प्रकाश कण की तरह भी कुछ परिघटनाओं में और कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। जैसे अपन पानी के अंदर पत्थर फेंक दें तो वहां क्या निकलती है? वहां तरंगें जो है वो निकलती है और अपने को चलती हुई दिखाई देती है। यानी उन तरंगों के समान प्रकाश भी तरंग की तरह व्यवहार करता है और एक छोटे सूक्ष्म कण की भांति भी व्यवहार करता है। दोहरी प्रकृति का मतलब हो गया ये कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार दर्शाता है। कण की तरह व्यवहार दर्शाता है विवर्तन, तरंग की तरह विवर्तन और व्यतिकरण जैसी परिघटनाओं में। अब ये क्या होता है? तो ये तो 11th फिजिक्स का पार्ट है, इतना याद रख लेंगे। किसी बाधा के आसपास प्रकाश के मुड़ने की परिघटना विवर्तन कहलाती है। और तरंगों का एक दूसरे तरंग के रूप में एक दूसरे, जैसे जल में पानी के अंदर अपन पत्थर फेंक दें, एक पत्थर फेंका उसके पीछे दूसरा और फेंका तो एक तरंग जो है दूसरे को प्रबलित करती है, वो परिघटना व्यतिकरण है। इसके अलावा एक पत्थर बीच में फेंका, एक किनारे पर फेंका तो किनारे वाली तरंगे उधर जा रही है और ये तरंगे उधर आ रही है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगी। यानी तरंगों का एक दूसरे को प्रबलित करना और एक दूसरे को नष्ट करने वाली परिघटना व्यतिकरण है। इसको विस्तार से 11th में देखेंगे। कण, इसके अंदर है प्रकाश विद्युत प्रभाव,
प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी 11th का ही पार्ट है, फिजिक्स के अंदर भी है, केमिस्ट्री के अंदर भी है। इसके अलावा ठोसों का तापमान परिवर्तन, ठोसों का तापमान में परिवर्तन एक साथ थोड़ी होता है, नहीं होता ना, यानी पदार्थ धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, यानी कण के रूप में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और निष्कासित कर रहे हैं, अवशोषित और निष्कासित। इसके अलावा कृष्णिका विकिरण, जैसे लोहे को अपन गर्म करें तो लोहे का कलर में चेंज अपन देख सकते हैं, लाल होता है, नीला होता है, फिर सफ़ेद हो जाता है और ज़्यादा गर्म करने पर, यानी कलर में चेंज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आ रहा है। तो वहाँ भी उसकी कण प्रकृति द्वारा ही अपन उनके रंगों में परिवर्तन को साबित कर सकते हैं। यानी दोहरी प्रकृति होती है, कण की तरह भी कुछ परिघटनाओं में कार्य करता है और तरंग की तरह भी कुछ परिघटनाओं में व्यवहार दर्शाता है। अब प्रकाश किरण जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश किरण सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। और इसके मार्ग में यदि अपन कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश उसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में रखने पर वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है, यानी प्रकाश एक सरल रेखा के अंदर गमन करता है और यदि कोई अपारदर्शी वस्तु उसके रास्ते में रख दी जाए तो वो तीक्ष्ण छाया उसकी निर्मित कर देता है। तो ये तो बात हुई प्रकाश की। क्या होता है, प्रकृति और प्रकाश किरण सरल रेखा में गमन, यूं आडी टेढ़ी यूं गमन नहीं करता है, एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद आता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या है, तो किसी अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश किरण टकराती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे अपन ने समतल दर्पण देखा आप लोगों ने सब ने, उस पर प्रकाश आके टकराता है और टकरा के लौट जाता है उसी माध्यम में, यानी हवा से आया और हवा में वापस लौट गया प्रकाश। उस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में लौट जाने की परिघटना, लौट जाने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, उस अपारदर्शी वस्तु से टकरा के प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपन क्या करते हैं, कभी कभी मजाकिया तौर पर शीशे पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं, यानी समतल दर्पण पे, और उससे किसी दूसरे पर प्रकाश डालते हैं, यानी प्रकाश किरण सूर्य से आ रही है हवा के माध्यम में या निर्वात में चल करके और शीशे पर गिरती है, शीशे से आगे नहीं जा पा रही है, वहाँ से टकरा के वापस हवा में लौट गई वापस। उस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह हुआ प्रकाश का परावर्तन।
उसके बाद है परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन कितने टाइप का होता है। तो परावर्तन दो टाइप का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समतल सतह पर होने वाला परावर्तन जो होता है वो होता है नियमित परावर्तन। समतल सतह पर परावर्तन यानी प्रकाश किरण एक समतल सतह पर परावर्तक सतह पर टकराती है और टकरा करके एक निश्चित दिशा में लौटती है। ये प्रकाश किरण फिर टकराती है, यहाँ से यूं लौट जाती है। ये प्रकाश किरण फिर टकराती है, फिर यहाँ लौट जाती है इधर। तो ये है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। जब आपतित किरणें ये किरणें जो आकर के गिर रही है उनको कहते हैं आपतित किरणें, और जो निकल रही है उनको कहते हैं परावर्तित किरणें। ये कहलाती है परावर्तित किरणें। जब आपतित किरणें किसी समतल सतह पर आपतन के पश्चात एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ये आपतित किरण है, ये आपतन की डायरेक्शन और परावर्तन की डायरेक्शन सबकी क्या है, सेम है। एक निश्चित दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। जब आपतित किरण किसी समतल सतह पर आपतन के पश्चात एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया नियमित परावर्तन, और ये सतह हो गई आपकी परावर्तक सतह जो समतल है। दूसरा है विसरित परावर्तन, या इसको अनियमित परावर्तन भी कह सकते हो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। जब अनियमित सतह पर, उबड़ खाबड़ सतह पर प्रकाश किरण टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण की दिशा जो है वो कोई निश्चित नहीं होती। आपतित किरण और उससे परावर्तित किरण, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो अनियमित या उबड़ खाबड़ सतह पर होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। तो जब आपतित किरण ये परावर्तक सतह है जो उबड़ खाबड़ है, परावर्तक सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। कि डायरेक्शन निश्चित नहीं है। आपतित किरण सतह पर टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित किरण की कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है कि इसी दिशा में जाएगी। ये किरण जो है वो इधर से आती है और यूं लौट जाती है, ये किरण यहाँ टकराती है यूं लौट जाती है, ये किरण यूं टकराती है यूं लौट जाती है। यानी आपतित किरणों
के टकराने के बाद परावर्तित किरणों की दिशा निश्चित नहीं है। अनियमित परावर्तन उसको कहते हैं जब परावर्तित किरणें किसी एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होती है, सभी दिशाओं में परावर्तित होती है, तो उसको अपन विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन जब होता है परावर्तित किरण जो निष्कासित होती है तो वहां कौन से नियमों का पालन होता है। तो परावर्तन के नियमों की बात करने वाले हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये कोई सतह है, ये इधर से लेपित है, यानी इधर प्रकाश नहीं गिरेगा, ऊपर वाली तरफ परावर्तक सतह, इस पर कोई प्रकाश किरण यहां आपतित होती है, इसको कहते हैं आपतित किरण। और यहां से टकराने के पश्चात यूं लौट जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, जो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। और यह है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। यहां क्या होती है? आपतित किरण गिरती है। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। किससे? परावर्तक सतह से। यह सतह क्या कहलाती है? परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश टकरा करके लौटेगा। ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या डाल दिया है? एक अभिलंब डाल दिया है जो परावर्तक सतह से क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं अभिलंब। परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाला एक अपन डॉटेड रेखा खींच देते हैं। कहाँ? जहाँ आपतित किरण गिरती है उस बिंदु पर, जिसको अपन आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी आपतित किरण जहाँ गिरती है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं जो परावर्तक सतह से क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब का आपतन कोण, इसको दर्शाते हैं अपन कोण आई से, या केवल आई कह दो। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल कोण आर हो जाएगा। यानी पहला नियम यह कहता है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये पहले रूल्स हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन सा है? आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण। सबसे पहले एक रेखा खींची अपन ने, इसके निचले भाग को लेपित दिखा दिया। ये रेखा जो है वो परावर्तक सतह बता रहे हैं अपन। इस पर कोई तिरछी किरण आपतित होती है, उसको आपतित किरण कह रहे हैं। आपतित किरण जहाँ गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या कर देते हैं? एक डॉटेड रेखा खींच देते हैं जिसको अभिलंब कह रहे हैं। और फिर एक परावर्तित किरण, आपतित किरण गिरती है तो परावर्तित किरण भी अपने को दिखानी पड़ेगी। तो यूं कह सकते हैं फर्स्ट नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि ये कोण 45 डिग्री का है, ये भी 45 का ही हो, तो आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक आपतन कोण जो है वो 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो 45 डिग्री का ही होगा, बराबर होंगे। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है कोण आई, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण।
परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण। परावर्तित किरण और ये रही परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना फर्स्ट रूल हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड रूल है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण आपतित किरण कौन सी? ये रही। परावर्तित किरण ये रही। एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु जिस पर आपतित किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। देखो ये आपतित किरण एक, ये कोई समतल सतह है मान लो, ये हथेली पे गिर रही है इस तरीके से। एक को मान लेते हैं आपतित किरण, एक को मान लेते हैं परावर्तित किरण, मान लिया। और इन पे यहां जहां ये गिरेंगी वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब यदि मैं इनको नीचे टिकाऊं तो तीनों एक साथ टिक जाएंगी, और यदि मैं उठाऊं तो तीनों एक साथ ऊपर उठ जाएंगी। ये स्थिति कहलाती है एक ही तल। और यदि मैं इनको काटूं तो तीनों को बराबर भाग जो है वो मैं बना सकता हूं। ये आधी आधी कट जाएंगी यदि मैं इस तरीके से यहां से काटता हूं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, जहां आपतित किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु कह रहे हैं, इस जगह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह दूसरा रूल है। अब देखो नेक्स्ट है अपना मिरर, दर्पण। और दर्पण वो पदार्थ हैं जिन पर प्रकाश टकरा करके लौट जाता है, यानी दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ का कार्य करते हैं और इनका एक सतह जो है वो लेपित होती है, एक सतह लेपित होती है। ये बोर्ड भी परावर्तक सतह का दर्पण का कार्य कर सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा सतह चिकनी होगी परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश किरणों को वो अवशोषित नहीं करेगा, सारी लौटा देगा। तो जितनी ज्यादा चिकनी सतह होगी वो उतना ही अच्छा परावर्तक होगा। और दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिसकी एक सतह लेपित और दूसरी सतह बहुत चिकनी होती है। दर्पण क्या है? एक परावर्तक सतह या पृष्ठ जिसकी एक सतह चिकनी एवं दूसरी सतह लेपित
होती है। यहाँ लेपन के अंदर काम में ले सकते हैं सिल्वर का कोई पाउडर, लेड का कोई यौगिक कंपाउंड, और उसको क्या कर देंगे, पीछे से कलर्ड कर देंगे। एक सतह चिकनी सतह होगी और परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, दूसरी सतह जो होगी वो लेपित किया हुआ होगा। उस पदार्थ को अपन दर्पण के नाम से जानते हैं। तो दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है, मिरर। अब दर्पण जो है वो देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या विशेषता होती है, परावर्तक सतह समतल होती है, यानी प्रकाश जिस भाग पर गिरेगा वो एकदम प्लेन, परावर्तक सतह समतल, परावर्तक सतह समतल होती है। वो समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण के या समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब के समान साइज का होगा, यानी शीशे के सामने जो है वो है, या दर्पण के सामने जो है वो तो है बिंब, और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब एक तो सीधा होता है, यानी अपन सामने सीधे खड़े हैं, चेहरा ऊपर पैर नीचे, तो अपने को ऐसा ही दिखाई देगा, सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसा नहीं उल्टा दिखाई देगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के बराबर, जितनी साइज की वस्तु है उतनी साइज का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के बराबर, आभासी। आभासी का मतलब होता है इसको पर्दे पर अपन नहीं ले सकते, यानी शीशे के अंदर या दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको दीवार पर नहीं लाया जा सकता। तो जिनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, आभासी होता है और पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। समतल दर्पण में वस्तु का पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। फिर आते हैं अपन, तो क्या क्या विशेषता हो गई। परावर्तक सतह समतल होती है, परावर्तक दो बार लिख दिया। परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के बराबर, आभासी होता है। इसके अलावा इसमें दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, यानी बी के यहाँ अपन दर्पण लगाएं तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है।
बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। फिर आते हैं अपन गोलीय दर्पण में। अब गोलीय दर्पण है, इनकी परावर्तक सतह है वो गोलीय होती है। परावर्तक सतह किसको कह रहे हैं? जिस पर प्रकाश टकरा के लौट जाता है उसको कह रहे हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह गोलीय या मुड़ी हुई होती है। और इसकी तुलना आप चम्मच से कर सकते हो इस तरीके से। ये तो है अपना समतल दर्पण, एकदम प्लेन। ये है अपना गोलीय दर्पण, यानी परावर्तक सतह कैसी है? मुड़ी हुई है, गोलीय। अब ये भी परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, वो भी हो सकती है, और बाहर वाली भी हो सकती है। उसके आधार पर अपन गोलीय दर्पण को दो प्रकारों में, दो वर्गों में बांट लेंगे। लेकिन परावर्तक सतह गोलीय या मुड़ी हुई है तो अपन उनको गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इनके देखो दो प्रकार हैं। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है, परावर्तक सतह तो गोलीय दोनों की होगी। यदि परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ, ये वाली यदि परावर्तक सतह है तो इसको अपन अवतल दर्पण कहेंगे। तो बाहर वाली को मैं लेपित कर देता हूं, और लेपित के लिए अपन क्या करते हैं? इस प्रकार के निशान बना देते हैं। यानी ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किधर मुड़ी हुई? अंदर की ओर मुड़ी हुई परावर्तक सतह, तब इसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कौन सा हो जाएगा फिर? परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई, यानी अंदर वाले भाग को लेपित कर दो। ये बाहर वाला भाग यदि परावर्तक सतह का कार्य करता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग यदि परावर्तक सतह का कार्य करता है तो उसको अपन उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह यदि उभरी हुई है तो उत्तल दर्पण, यदि अंदर की तरफ धंसी हुई है तो अवतल दर्पण। और चम्मच का ये वाला भाग, यानी सीधा कह सकते हो ये वाला भाग आप अवतल दर्पण कहोगे, ये वाला भाग जो है वो उत्तल दर्पण कहोगे। अब देखो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसको अपन एक किरण आरेख द्वारा दर्शाएंगे। ये कोई समतल सतह है, समतल दर्पण की परावर्तक सतह, और यहां कोई वस्तु है। उस वस्तु से प्रकाश किरणें इस सतह पर यूं आपतित होती है, इस तरीके से। ये यहां एक वस्तु है P, और वस्तु से प्रकाश किरणें इस पृष्ठ या सतह पर इस तरीके से आपतित होती है। तो आपतित होगी तो फिर परावर्तित भी होगी। ये किरण यूं निकल जाती है और ये किरण यूं निकल जाती है। एक मिनट, दोनों प्रकाश किरणें यहां इस सतह पर आकर के गिरती है और यूं निकलती है।
यदि मैं इन प्रकाश किरणों को, निकलने वाली परावर्तित किरणों को यदि थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा दूं तो ये ऐसे लग रहा है जहां ये कहीं और से ये पीछे से आ रही है। और इसको दे देते हैं P डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब अपने को यहां नजर आएगा। इस पे ये आपतन बिंदु है, इस पे एक अभिलंब डाल देता हूं, ये O दे देते हैं, इसको O डैश दे देते हैं, ये Q दे देते हैं, ये दे देते हैं N, और यहाँ एक अभिलंब और डाल देते हैं, जहाँ दूसरी आपतित किरण गिरती है वहाँ N डैश। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण 2। फिर ये आपतन कोण 3 और ये आपतन कोण 4। इस तरीके से अपन दर्शा सकते हैं। तो वस्तु P का प्रतिबिंब अपने को इस जगह दिखाई देगा, यानी दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है, यदि ये डिस्टेंस आपकी L दूरी है, L है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, L ही होगी, या इसको L डैश कह दो, लेकिन L इज इक्वल टू L डैश होगी। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। कि अपन समतल दर्पण से 1 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो अपना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 फीट की दूरी पर ही बनता है। यदि अपन दर्पण के सामने 5 फीट की दूरी पर खड़े हैं, कि दर्पण के और अपने बीच में 5 फीट की दूरी है, तो अपना प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 5 फीट दूरी पर ही बनेगा। यानी वस्तु और परावर्तक सतह के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही प्रतिबिंब और परावर्तक सतह के बीच में होगा। वस्तु, या इसको अपन क्या कहते हैं, बिंब, इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के लिए किरण आरेख। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। तो ये हो गया अपना किरण आरेख। ये जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। अब देखो, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन देख लिया अपन ने किस तरीके से होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने, या वस्तु और दर्पण के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। सॉरी, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। तो गोलीय दर्पणों से अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है।
और पहले देखते हैं किरण आरेख, यानी कौन सी किरण कहाँ जाके टकराएगी तो वो कहाँ से निष्कासित होगी। तो गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। अब गोलीय दर्पण देखो अपने दो टाइप के हैं, एक है अपना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब किरण आरेख पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि कुछ छोटे छोटे शब्दावली है पारिभाषिक, उनकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पणों को किसी गोले का भाग माना जा सकता है, यानी मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो यूं कह सकते हैं कि ये गोले को काट के बनाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा यूं आगे बढ़ा दूं तो इसको भी मान सकते हैं कि ये गोले को काट करके बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये गोले के भाग हैं, इसलिए इनको गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाता है। यानी गोलीय दर्पण किसी की परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो सकती है। अब किसी गोले का भाग हो जाने के कारण गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, यानी इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, सी वक्रता केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, यानी गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह, इतनी परावर्तक सतह यहां से लेके ये, इसका मध्य बिंदु कहलाता है पी ध्रुव पोल। पी ध्रुव या पोल। वक्रता केंद्र सी, यानी परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र सी वक्रता केंद्र कहलाता है, और परावर्तक सतह का मध्य बिंदु पी ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच का बिंदु मुख्य फोकस एफ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस एफ कहलाता है। अब एफ होता क्या है उसकी बात करेंगे। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी आर कहलाती है, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु पी ध्रुव या पोल कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव पी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य एक्स। वक्रता केंद्र और ध्रुव पी के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी का मध्य बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। अब देखो अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के सामने वक्रता केंद्र स्थित है, मुख्य फोकस स्थित है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये अंदर वाला परावर्तक है, बाहर वाला नहीं है। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित है। लेकिन उत्तल दर्पण में देखो ये गोले का भाग माना जा सकता है, यानी ये परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग है, तो गोले का केंद्र सी, वक्रता केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु पी ध्रुव, पी और सी को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा मुख्य एक्स, और
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु, मध्य बिंदु, मुख्य फोकस कहलाता है। ये मुख्य फोकस है। अब इसकी परावर्तक सतह तो ये है, किसमें? उत्तल दर्पण में। परावर्तक सतह इधर स्थित है, मुख्य फोकस पीछे की तरफ स्थित है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C परावर्तक सतह के पीछे स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? पीछे की तरफ। तो परावर्तक सतह तो ये हो गई, यहां टकराएंगी प्रकाश किरणें और यहीं से लौट जाएंगी, क्योंकि आर पार नहीं जा सकती, और ये रह गए पीछे की तरफ। तो परावर्तक सतह से पीछे स्थित होते हैं कौन? वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस किसमें? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में ये सामने स्थित होते हैं, परावर्तक सतह के सामने स्थित होते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। अब परावर्तक सतह जो है, जो भी परावर्तक सतह है अपनी इतनी, इसको कहते हैं द्वारक, जिस पर प्रकाश आपतित हो सकता है। ये यहां से लेके ये, इसको कहते हैं Mn को द्वारक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली, यानी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच का बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखो, जब प्रकाश किरणें यहां इस सतह पर गिरती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ये अपना अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F। अब अनंत से कोई बिंब रखा हुआ है अनंत पे, और उससे प्रकाश किरणें आ रही है, तो प्रकाश किरणें देखो यहां टकराती है इसकी परावर्तक सतह पर, यूं, और कहां से गुजरती है? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस पे प्रतिबिंब बनता है, और उसी बिंदु को मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इसी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बिंब कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे। इसके बाद उत्तल दर्पण में देखते हैं। ये परावर्तक सतह इधर वाला लेपित कर दिया है मैंने, ये इसका F हो जाएगा, ये इसका C हो जाएगा, और ये इसका P हो जाएगा, और ये काल्पनिक रेखा से मिला देते हैं एक बार को इस तरीके से। अब प्रकाश किरणें इस सतह पर यूं टकराएंगी जब बिंब कहाँ होगा? अनंत पर। प्रकाश किरणें यहां टकराएंगी और टकरा के यहां से लौट जाएंगी और परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। लेकिन ये प्रकाश किरण अपने को ऐसा लग रहा है कि इस मुख्य फोकस F से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस मुख्य फोकस से ये टकराती है यहाँ और यहाँ से वापस लौट जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य फोकस F से निकल रही हो। तो ये क्या करता है? अवतल दर्पण में आप देख रहे हो प्रकाश की किरणें जो है वो इस परावर्तक सतह पर गिरती है
और गिरने के बाद ये एक जगह सबको इकट्ठा कर देता है इस बिंदु पर, यानी अलग अलग प्रकाश किरणें आ रही है, आने के बाद ये एक जगह देखो मिला देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपसरण। और यहां क्या होता है, प्रकाश किरणें आ रही है और आने के बाद ये फैला रहा है, दूर दूर कर रहा है, ये प्रकाश किरणें दूर दूर कर रहा है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी और अभिसारी, अपसरित और अभिसरित। तो अनंत पर रखे बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है। इस लौट जाने वाली किरण को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा दें तो अपने को ऐसे लगेगा जैसे मुख्य फोकस से निकलती हुई अपने को प्रतीत होती है। तो ये निकलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ वास्तव में मुख्य फोकस से निकलती है। यहाँ निकलती हुई प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि मुख्य फोकस जो है वो परावर्तक सतह के पीछे स्थित है, इसलिए यहाँ बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे वो सामान्यतः आभासी और यहाँ बनने वाले प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक होंगे। यानी इनको पर्दे पर लिया जा सकता है, उनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके से अपन किरण आरेख के माध्यम से यहाँ ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन में बिंब को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। उसके लिए अपन पहले किरण आरेख देखेंगे। ये तो अपन ने दो कॉमन देख लिए, जब वस्तुएं अनंत पर होंगी तो इसमें मुख्य फोकस पर बनेगा और इसमें मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि बनेगा मतलब पर्दे पर ले सकते हैं और बनता हुआ प्रतीत होता है, इसका मतलब पर्दे पर नहीं ले सकते, यानी यहाँ आभासी और ये वास्तविक होगा प्रतिबिंब। अब यहाँ जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वो कौन कौन से नियमों का पालन करती है, उन नियमों को अपन देखने वाले हैं। यानी प्रकाश किरण कहाँ गिरेगी तो वह कहाँ से निकलेगी, किसमें, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणों के परावर्तन के नियम देखते हैं, कौन कौन से नियमों का वो पालन करती है। इधर देखते हैं अवतल दर्पण और उधर देखते हैं, पहला नियम देखते हैं पहले। ये अपना अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस F और ये C, ये काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। यानी जब भी प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी मुख्य अक्ष के तो वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, उसको मुख्य फोकस से गुजारना है। उसके बाद अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में ये हो जाएगा इसका P, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F, और ये आगे इसको मैं बढ़ा दूं तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, P और C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर, यह रही मुख्य अक्ष P और C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से, ये नहीं है ऊपर वाला, कुछ नहीं है, ऊपर वाला तो मैंने उत्तल दर्पण के लिए लगाया था, ये नहीं है, ये उत्तल दर्पण के लिए इधर और इधर वाला अवतल के लिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत इसलिए क्योंकि मुख्य फोकस जो है परावर्तक सतह के पीछे स्थित है
और यहाँ सामने स्थित है, तो यहाँ तो गुजरेगी और वहाँ गुजरती हुई मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, पहला नियम क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती है और यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हो जाएगा ये अपना उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसका P, ये इसका F और ये इसका C, ये काल्पनिक रेखा खींच देते हैं जिसको अपन मुख्य अक्ष कह रहे हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से गुजरकर परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी प्रकाश किरण किधर से गुजर के आपतित हो रही है, मुख्य फोकस से गुजरकर आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये रही मुख्य अक्ष, इसके क्या हो गई, समांतर। समांतर जाने वाली फोकस से गुजरती है और फोकस से गुजर करके आपतित होने वाली समांतर हो जाती है। तो दूसरा इसके लिए क्या हो जाएगा, उत्तल के लिए ये P, ये F और ये C, और ये काल्पनिक रेखा है, आगे बढ़ा दो इसको। मुख्य फोकस F की ओर आपतित प्रकाश किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस F की ओर, क्योंकि F की ओर ही जा रही है, आगे तो क्यों है, परावर्तक सतह जो है वो पीछे से लेपित है, F रह गया पीछे की तरफ, तो मुख्य फोकस की तरफ है। देखो आगे डॉटेड से मैं इस रेखा को बढ़ा दूं तो ये गिरने के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिधर मुख्य अक्ष जा रही है उसके पैरेलल चलती है, मुख्य अक्ष से ही गुजार दिया अपन ने इसको। तो ये बात हुई दूसरे नियम के लिए। दूसरा नियम जो हो गया अपना किरण आ रही है किसके लिए, उत्तल के लिए। थर्ड हो जाएगा ये अपना अवतल दर्पण, ये P, ये F और ये C। ध्रुव P पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है, यानी तिरछी आपतित होने वाली तिरछी ही परावर्तित हो जाती है। तिरछी गिर रही है, तिरछी निकल रही है। ये नियम इसके लिए किस प्रकार हो जाएगा, ये अपना P हो जाएगा, ये अपना C हो जाएगा, F हो जाएगा और ये हो जाएगा C, मिला दो। ध्रुव P पर तिर्यक आपतित किरण तिर्यक ही लौट जाती है, ये लो। तिरछी आपतित ध्रुव पर तिरछी ही परावर्तित हो जाती है। फोर्थ नियम, नियम नंबर 4, किसके लिए, पहले अवतल के लिए, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। फोर्थ, ये काल्पनिक रेखा हो जाएगी क्या, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C से आपतित प्रकाश किरण उसी दिशा में लौट जाती है। C से गुजरकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये C से आपतित हो रही है और C की तरफ ही वापस लौट जाती है। तो ये चौथा नियम फिर उत्तल के लिए क्या कह रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। तो वक्रता केंद्र C की ओर आपतित किरण जो है उसी दिशा में लौट जाती है। ये यहां तक टकराएगी, फिर अपन डॉटेड से दिखाना पड़ेगा, आगे जा ही नहीं सकती किरण। उसी दिशा में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो C की ओर आपतित प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये 4 नियम अपने को याद रखने हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले मुख्य फोकस से गुजरती है, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो टकरा के भेज दो और फिर उसको आगे बढ़ा दो। इसमें मुख्य फोकस से गुजरकर
आपतित होने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, इसमें भी ऐसा ही है, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। थर्ड क्या है, तिर्यक आपतित तिर्यक परावर्तित हो जाती है, तिर्यक आपतित तिर्यक परावर्तित हो जाती है। चौथा नियम क्या है, फोर्थ नियम है, वक्रता केंद्र सी की ओर आपतित प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसमें भी वक्रता केंद्र सी की ओर आपतित किरण सी से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। ये किरण आरेख हैं चार अवतल के लिए, 4 उत्तल दर्पण के लिए, अपने को याद रखने हैं। इन्हीं के आधार पर अपन प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। प्रतिबिंब इसी आधार पर निर्मित किए जाएंगे, क्योंकि प्रकाश किरणों को अपन इन्हीं नियमों के आधार पर जो है वो भेजेंगे और वापस लौटाएंगे, परावर्तित करेंगे। तो अपने को वहाँ प्रतिबिंब निर्माण में यह सबसे ज़्यादा यही काम में आने वाली है। तो याद रखना है, कौन सी किधर से जाती है तो वापस किधर से निकलती है।